हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि जे एडवांस 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे इंस्टीट्यूट में आने क्लासेस से जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए उसमें से जो टॉपर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट से अर्पित, प्रियम और हुमान, लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्हें कैसा है यहाँ पे, इनकी जर्नी कैसे थी, राइट, कैसे इन्होंने अपना पढ़ाई शेड्यूल किया, कैसे डेली लाइफ मैनेज किया एंड देन इस पोजीशन पे आए हैं। तो वन बाय वन आपको ये बताएंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो अभिजीत। हेलो एवरीवन, मैं अर्पित भौमिक हूँ और जेईई एडवांस में मेरी रैंक 2735 थी। मैं यहाँ सर की गाइडेंस में क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ। तो बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सुहानी जर्नी थी। अप्स एंड डाउन्स तो रहती ही हैं, पर इसमें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी प्रिपरेशन में। फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो आपको एक मॉनिटरिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, जो यहाँ पे मुझे मिली। आज भी आए थे हम लोग, तो वो अभी हमारा चल रहा है ब्रांच वगैरह डिसाइड करने का, अभी भी वो डिस्कशंस हो रहे थे। तो यही एक मॉनिटरिंग बहुत क्रूशियल चीज़ हो जाती है आपकी जर्नी में, जो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से मिली थी। और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो सर ने गाइड किया था। So hello, my name is प्रियम चौधरी और मेरा नाम प्रियम चौधरी है और लाइक मैं सर से 9 से पढ़ रहा हूँ। मोस्टली मैंने प्रिपरेशन 10 से स्टार्ट करी क्योंकि 9 में कोविड था। तो लाइक अदर्स मैं भी थोड़ा सा गेम पे में खेलता था उस समय। तो 10th में लाइक मोस्ट ऑफ दी इधर 11th का बहुत सारा पार्ट हो गया था, जो कि 11th में बहुत ही लाइक बहुत ही हेल्प किया। 11th में बहुत ही हेल्प किया वो साइड कि थोड़ा सा आता भी है, और लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी उस समय, और चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। बाकी वही है कि लाइक आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, बर्न आउट हो जाओगे एक टाइम के बाद, तो थोड़ा सा हैबिट बनाओ, गेम खेलो या फिर कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लाइक मैं थोड़ा सा चेस खेलता था, तो मैं उसको रेगुलर खेलता था। बाद में लाइक फोटोग्राफी वही सब थोड़ा बहुत मेरा चलता था। तो इन सब में थोड़ा सा अगर आप रहोगे तो इतना ज़्यादा बर्नआउट फील नहीं करोगे, और लाइक आपका रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन देवनाथ है और मैं भी इस इंस्टीट्यूट में क्लास 8 से पढ़ रहा हूँ और कोरोना के टाइम से। तो हाँ, बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है। 5 सालों का बहुत कुछ सीखा है और बहुत अलग अलग दिन बिताए इधर, मतलब अच्छे भी बुरे भी, सब कुछ है इम्प्रूवमेंट। पर यहाँ के क्लासेस अच्छे, मतलब क्लासेस होते थे बढ़िया, और बाकी टेस्ट वगैरह देता था। और मेनली जो जर्नी को आपको सस्टेन करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। मेनली 11-12 के जो 2 साल, अगर आप मतलब अर्ली पढ़ेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया, पर मेन जो 11-12 के 2 साल वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब आप थोड़े गेम्स वगैरह मतलब बाहर खेल सकते हैं, आपको अगर तो आपका मेंटल थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, पर आपको मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है अपने पढ़ाई से। ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वही मतलब पढ़ाई और उसको एक साथ लेके चल सकते हैं। और मेनली जो आपको ठीक से पढ़ना है, और गाइडेंस के लिए इधर है ही तिवारी सर, अभी भी हेल्प कर रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उनके जो पिछले स्टूडेंट्स थे उनको कहाँ प्लेस हुआ, तो हमारे ब्रांच चॉइस में बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। और वही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इन जनरल क्लास 11th के बच्चों के लिए मेनली आपका, बिकॉज जे एडवांस जो जर्नी है ना उसमें 11th में 10th से जब 11th के बच्चे आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत पैनिक कंडीशन होता है। उनको लगता है कि अभी थोड़ा बहुत उनसे तकलीफ हो रही है तो शायद ये नहीं क्रैक कर पाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग होती है उनकी, राइट। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ, चाहे वो पहले से कुछ पढ़ाई करके रखा है या फिर नहीं रखा है, फिर भी उसको ये स्टेज फेस करना पड़ता है इनिशियली। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि वो 2 चीज़ें आप मुझे बताइए अपोजिट, कि 11th से
10th से जो बच्चे 11th में आते हैं एक ये मोड, फिर 11th से अपनी जर्नी स्टार्ट करके 12th तक जाते हैं। तो फिर 12th का जो सिलेबस ख़त्म होता है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आप कि सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, कि माइंडसेट में होता है कि सुपरफिशियली ख़त्म कर लिया या इन डेप्थ पढ़ाई करके ख़त्म करें, तो आगे पीछे वो वर्क लाइफ फैक्टर है, तो वो इम्पॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए। ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे आप। तो पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ कि जो 10th से 11th में आ रहे हैं, आपने पहले कुछ पढ़ रखा है जो हम कहते हैं अर्ली स्टार्टर्स। अगर आप उनमें से हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हैं डरने की कोई बात नहीं है। आपको 11th 12th में वही पढ़ाया जाएगा जो अर्ली स्टार्टर्स को पढ़ाई जाती थी। बस इतना है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको आ जाएगा ये। आपको कंसिस्टेंट और सिंसियर एफर्ट्स डालने हैं तभी होगा। और गाइडेंस, जो गाइडेंस मिल रही है, जैसा कहा जा रहा है, अगर उसी में आप स्टक रहेंगे, उसी में आप होल्ड करके रखेंगे, तब आपका बहुत अच्छा होगा। और बात रही कि जब आप 10th से 11th में आएंगे, अभी तो इन्फॉर्मेशन आपके फिंगरटिप्स में, यूट्यूब में बहुत कुछ होता है। आपको बहुत ऐसी एडवाइजेस दी जाएंगी, ये बुक्स कर लो, वो बुक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मटेरियल लो। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस भीड़ में नहीं जाए, जो आपको कहा जा रहा है वो करें। बहुत कुछ है मार्केट में, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ, सब कुछ आपको, आप एक जगह में तो नहीं कर पाएंगे। जो कहा जा रहा है वही करेंगे तो आपके लिए मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट आएगा। और बात रही जब 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर कि आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट है कि सुपरफिशियल नहीं है कुछ। ऐसा नहीं कि तो थोड़ा कर लिया, अभी थोड़ा बहुत आता है, थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, अभी जितना है नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करते हैं, बाद में देख लेंगे। नहीं हाँ, वही नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करते हैं, देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं है। नहीं। जे एडवांस की तो किसी भी एग्जाम के लिए, जो नीट का फॉर्मेट भी आ गया, अभी किसी एग्जाम के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी हर चैप्टर का जो अपना एक वेटेज है ना, हर का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को ही मेंटेन करना है और उसमें इन डेप्थ स्टडी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने, अगर आप मेरी बात से सहमत होते कि अगर कि हमने 11th में चलो इसको ख़त्म करना है, ख़त्म कर लिया, फिर 12th में बचेगा टाइम तो देख लेंगे, ऐसा टाइम नहीं बचेगा कभी। नहीं, अभी हमें लगता है टाइम है बहुत, पर लास्ट में पता चला कि टाइम नहीं है। तो जो करना है सिंसियरली करना है। हाँ, टाइम बाउंड वे में करना है, पर वो टाइम बाउंड जो प्रैक्टिस है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, ज़्यादा जो हेवी चैप्टर्स है वेटेज में वही करते रह गए, दूसरे वाले नहीं किए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर शेड्यूल की ज़रूरत है। तो उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो कर रहे हो आप सिंसियरली कीजिए, जो कर रहे हो उसमें बेस्ट दीजिए, उससे हो जाएगा। उमान बताएंगे कि टेस्ट कितना परमानेंट होना चाहिए। हाँ, आप जो टेस्ट देते हो इधर, यानी कि सिलेबस के एक दो टेस्ट, एक होता है टेस्ट सिलेबस खत्म होने के पहले, जैसे कि आप पढ़ाई करो उसके विषय में, एक होता है सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना, उस पर कैसे रिएक्शन है आपका? तो पहली बार जो टेस्ट आप देते हो इधर, हार्ड टेस्ट, मतलब जो चैप्टर चल रहे हैं उनके जैसे, तो वो हेल्प करते हैं आपको जो पढ़ रहे हो उसको मतलब आपके ब्रेन में रखने के लिए। आप उसको रिवाइज करते रहे या फिर मतलब आपके ब्रेन में चल रहा है वो, वही देखते हैं कि रहना चाहिए ना जो आप पढ़ रहे हैं इधर क्लास में। तो वो इंश्योर करता है इधर जो टेस्ट देते हैं क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो बाद में भी हेल्प करती है। मतलब आप जब हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, फिर भी आप पीछे आके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट दिए थे, ये क्वेश्चंस किए थे, ऐसे हुआ, तो बाद में भी हेल्प करता है क्योंकि बहुत रिलेवेंट है। और जब बात आती है कि चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो फुल टेस्ट बोल सकते हैं, मतलब बाद में जो टेस्ट लेते हैं, वो हेल्प करते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप चैप्टर्स तो पढ़ रहे हैं, पर एक समय बाद, मतलब क्लास 11 में सोचे आपने स्टार्ट किया, तो 5-6 महीने के बाद जो पहले के चैप्टर्स थे वो साथ ही रिवाइज होते रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिवाइज नहीं करें तो भूल जाए। जैसे कि 12th में हम लोग जो RBT टेस्ट लेते हैं, हाँ वो कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, RBT का भी बहुत मतलब वैल्यूएबल लगा टेस्ट देके कि रिलेवेंट सा पैटर्न था, और टेस्ट भी मतलब नहीं, क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे को जो 12th आता है उनको 11 रिवीजन चाहिए, राइट? और वो बहुत ज़रूरी है कि 12th की कुछ समय बाद उसको 11th के टॉपिक ग्रेजुअली रिवाइज कराया जाए। हाँ, रिविजन तो एकदम 11 के और नीचे। एक सबसे प्रोमिनेंट सवाल जो हम बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को शायद वो चीज़ इस तरीके से समझ में आता है, बट मेरा आप लोगों से कहना है कि
अगले साल भी 26 में 27 में जेई मेन 1 होगा, फिर जेई मेन 2 होगा, फिर एडवांस होगा। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि जेई मेन 1 अच्छा कर लेते हैं और फिर उसके बाद 6 महीने टाइम मिलेगा मुझे जेई मेन 2 के लिए, उस टाइम में भी हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। बट मेरा जितना तक एक्सपीरियंस है उसमें मेरा कहना है कि अगर बच्चा जेई मेन के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं पहले और सिर्फ जेई एडवांस की पढ़ाई करे, और जेई एडवांस जब जेई मेन्स 1 जब करीब आए तो थोड़ा सा स्विच कर ले, जैसे जेई मेन के टेस्ट इंक्रीज कर ले, है ना, और जेई मेन 1 अच्छा कर ले, उसके बाद क्या लगेगा, रिलैक्स हो जाएगा, राइट। ये जो तरीका है बेटर लग रहा है मुझे। या फिर बच्चों के माइंडसेट में था जेई मेन 1 करते हैं फिर टाइम मिलेगा मेरे पास, राइट, ऐसा है कुछ। ये मतलब बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप ऐसा करिए कि आपको एडवांस देना है, मेंस एक पाथ है, एक पाथ है एडवांस देने के लिए। आप एडवांस के लिए करिए, आप इसी माइंडसेट से करिए कि आपको एडवांस ही देना है। फिर जब नवंबर आएगा, 12th में नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तब आप फुल्ली मेंस ओरिएंटेड हो सकते हैं। तब आपके पास ऑप्शन होगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ फुल सिलेबस मॉक्स देंगे, मॉक्स का एनालाइज करेंगे, तब बारी आएगी मतलब मेंस के लिए पढ़ने की, सिर्फ मेंस के लिए। तब एडवांस के बारे में आपको कोई नहीं बोलेगा सोचने के लिए। मेंस 1 दे दीजिए अच्छे से, मेंस 1 में अच्छा रिजल्ट कीजिए। फिर भी अगर आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर मेंस 2 है, आप दे सकते हैं। पर उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा। बहुत लोगों जो पहले सर ने जो सिचुएशन बोला, बहुत लोग अगर सोचते हैं कि मेंस 1 के बाद ही पढ़ेंगे एडवांस के लिए, एक बात आप भूल जाएंगे कि आपका बोर्ड भी आने वाला है बीच में, उसमें भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ता। तो आपको ऐसा कीजिए कि आप एडवांस के लिए पढ़िए, नवंबर दिसंबर में आप पूरा मेंस ओरिएंटेड हो जाइए, मेंस 1 में अच्छा कीजिए, अच्छा नहीं होता कोई बात नहीं, बोर्ड्स दीजिए, मेंस 2 है। आप फिर आपके पास प्रेशर नहीं होगा कि एडवांस के लिए अलग से पढ़ना है, फिर एडवांस दीजिए। और एक और माइंडसेट, इस माइंडसेट को डिस्कस करना है मुझे कि PYQ कि प्रीवियस ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, राइट, कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है इसको पढ़ लो एग्जाम में बैठ जाओ, ऐसा है। देखिए PYQ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जेई मेन जो हुआ उसके बाद 2 एग्जाम देखो, जेई एडवांस और नीट, तो देख के लग रहा है कि अगले बार जेई मेंस उस टाइप से नहीं होने वाला है, उसके भी लेवल बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अगर हम प्रॉपर जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरा जेई मेन कवर अप भी हो जाएगा। और लास्ट मंथ अगर हम स्विच करते हैं जेई मेंस के NCERT बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, राइट, कुछ क्वेश्चन से NCERT बेस्ड आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो उससे मेरा बोर्ड भी तो हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा। तो अगर हम उसमें बहुत सीरियस जाए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, NCERT पर पूरा बेस कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, बोर्ड भी हो गया, जेई मेन भी हो जाएगा। और उसका जेई मेन अगर अच्छा हो जाता है 1, मेरे पास बोर्ड के लिए भी टाइम अच्छे से है और बोर्ड के बीच में भी एडवांस के लिए पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मेरा जेई मेन थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं करेगा, एक्सेप्शन नहीं है कि जेई मेन किसी बनकर खराब हो गया फिर जेई मेन 2 अच्छा करके वो IT नहीं कर सकता है, एक्सेप्शन हर जगह है, राइट। लेकिन जो बेस्ट प्लानिंग है, राइट, ऐसे ही बच्चे हैं कि जिसको जेई में से फर्क नहीं पड़ता, उसको 92% मार्क्स चाहिए, जस्ट क्वालिफाई करना एडवांस क्रैक कर देगा, उतना ओवर कॉन्फिडेंट है और होता भी है ना। ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जिसको बोर्ड में 85% मार्क्स है, जेई में विद इन 50 रैंक है, तो वो नहीं है। कॉमन जो थॉट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और PYQ मैं हमेशा बोलता हूँ PYQ दो टाइप का होता है। एक, अगर एडवांस का PYQ कर रहे हो आप, तो एक होता है कि जब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं एडवांस के, तो नहीं कर सकते आप ना उस जगह पे, आप जज भी नहीं करते, आपको लगेगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बट वो पता नहीं कि फर्दर आगे कंसेप्ट दिया गया उसके अंदर, है ना। और आप श्योर भी नहीं सकते इस हाँ, वही कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है मैं जो सीखा हूँ वो एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस करके मुझे ये आता है, बट मैं हो सकता है, राइट। अगर चेंज लाएगा तो हम रेडी हैं उसके, बट वो अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि आने वाला क्वेश्चंस कब कौन सा सब्जेक्ट पर जाएगा कुछ पता नहीं मुझे, राइट। क्या बोलेंगे उसको लेकर? यही कहूँगा कि PYQs आपको करना अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पर गाइडेंस से करना। पूरा टॉपिक खत्म करके, हाँ, मतलब टॉपिक ऐसा नहीं सोचिए कि बच्चा, मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल मैं देखता हूँ क्लास से, बच्चे ने एक चैप्टर खत्म किया, उसने SCV नहीं लगाया, उसने यूडो भी टच नहीं किया, राइट, उसने गेम सर्वर भी नहीं किया, कोई बुक नहीं टच किया, सीधे PYQ करेगा बस मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पहले जो बेसिक मटेरियल दिया जा रहा है, आपको पहले तो उसको करना सिंसियरली, फिर PYQs आपको गाइडेंस में रह के करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि इस क्वेश्चन में, हाँ जो सर ने बोला कि आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा,
कि लेकिन एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपने अभी पढ़ा है, दूसरा कंसेप्ट तो इस चैप्टर में लग रहा है वो सामने आके आएगा, जो आपने पढ़ा नहीं था आपसे वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा अगर आप आपने नहीं प्रोजेक्टिविटी समझ देखो ना, हाँ। प्रोजेक्टिविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो उसको तो नहीं पता ये बात, बट वो प्रोजेक्टिविटी टॉपिक में दे दिया बच्चे को, क्या क्या बच्चा क्या बोले कि हाँ ऐसे। और मुझे एक बात अभी याद आई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लाइफ मैं मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि ये बच्चों को जानना चाहिए कि मैंने क्या बोला क्वेरी बोलेंगे, हाँ तो ये है कि मतलब से पहला जैसे हाँ मुझे याद आ रहा था जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया था तुमको आईडीएससी का, वो अच्छे से कंसेप्ट अगर क्लियर सब कराते हैं, शिफ्टिंग सबको पता है, जो बच्चे एडवांस में प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, बट उसमें अगर तुम मामूली एक सीवी का सम नहीं किया, नहीं वेरी नहीं किया, तो वो उस एग्जाम में उस क्वेश्चन को विदिन 3 मिनट्स में हैंडल करना है, राइट? तो सोच सकते हो कैलकुलेशन, थिंकिंग कितने टॉप लेवल की होनी चाहिए, राइट? एक और क्वेश्चन मेरा, क्या बच्चे को ऐसे कुछ करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को वो सिर्फ क्वेश्चन करे और बोले कि हम क्वेश्चन देख करके हम थ्योरी सीखते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो ये बहुत गलत फहमी है कि आप क्वेश्चन से ही थ्योरी बनेंगे, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं अगर इस माइंडसेट आप करेंगे, लेकिन आप अगर पहले कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं पहले, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं तो अपने से फिर आप बहुत स्मूथली जाएंगे। वहाँ जहाँ पे दिक्कतें होंगी वहाँ पे आप क्रिएटिफिकेशन करेंगे, राइट? और नेक्स्ट दिक्कतें उसके बाद नहीं होंगी, क्या भैया बहुत दिक्कत है। हाँ, हर एक थ्योरी जो आप कंसेप्चुअली जो आपको पढ़ाया जाता है, घर में बैठकर खुद को पहले एक टीचर बन के बहुत सी बात बोला जो हम लोग क्लास में बोलते हैं कि आपको जहाँ पढ़ के जाते हो उसको लिखो, हाँ पहले अपना बनाओ कि वो किसी और को बता सकते हो तुम, तभी तो क्वेश्चन से पढ़ोगे तो वो चीज़ तुमको दिमाग में आता है। अब जो सोचो ना कि जब आईडीएससी क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे आपको सब थ्योरी याद आती है, अच्छा ऐसे करते हैं और वो वे जाके तंग किया था कि राइट नया टाइप। आईटी में तो 80% क्वेश्चन तुमको एकदम नया फ्रेश दिखाई देंगे, राइट? और वो अगले साल बुक में ऐड होके आते हैं, इवन कंसेप्ट ऐड होके आता है। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग के टाइम में जब वो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन जब आते थे, राइट, साइफन का क्वेश्चन जब आया, थ्योरी बन के आई बाद में, राइट, लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन देखो ना, जब भी कुछ नया क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पे थ्योरी ऐड हो जाता है क्लास के अंदर, राइट? तो वो एग्ज़ाम है, वो बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें कैलकुलेशन के ऊपर वो भी बच्चे को सोचते हैं ना, मैं क्यों इस मतलब रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करके इन सब बातों पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात ये सुन करके इसके ऊपर वर्कआउट किए, राइट? मुझे मान लास्ट से एग्जाम खत्म करके आया था, बहुत सारे कैलकुलेशन आया था, रूट 6 और रूट 11 का प्रोडक्ट। आप सोचो तुम पूरे क्वेश्चन को कर लिए और इसमें तुम अटक गए, रूट नहीं निकाल पाए तुमसे क्वेश्चन, तो यानी कि तुम्हें हर चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि एडवांस में जाने के पहले तुम्हारे में साहस होना चाहिए कैलकुलेशन करने की, राइट? क्या बोलोगे? बिल्कुल, आप जो ये कैलकुलेशन आप खुद करके सीखो कि ऐसा नहीं, मैथ्स में बहुत, मेंस में बहुत होता है ऐसा कि लेंथी कैलकुलेशन बहुत होते हैं, मेंस में तो पिछले 3-4 साल में बहुत हो रहा है लेंथी कैलकुलेशंस। क्वेश्चन आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, उसका प्रैक्टिस अलग से कीजिए। ये ऐसा नहीं कि घर में हाँ ये लास्ट में आ गया, फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट लगा दिया, पूरा लास्ट में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। नहीं, खुद से आंसर निकालिए लास्ट 2 डेसिमल तक, वो निकालिए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मजा आएगा। ये लास्ट एग्जाम में नहीं होगा, घर में बार बार कीजिए, बार बार, तब एक्यूरेसी आएगी। एडवांस में वही चीज़ है, फर्स्ट में इनफैक्ट ज़्यादा है, मेंस में तो न्यूमेरिकल में मतलब सीधा होता है, इंटीजर आ जाता है, एडवांस में ऐसा नहीं होता। तो आपको कैलकुलेशन ऐसा कीजिए, 3/3 मल्टीप्लिकेशंस कीजिए अपने आप से, या फिर 6/6, जो भी आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन अलग से कीजिए फ्री टाइम में, फिर तब से आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर उल्टा पुल्टा कुछ भी बकवास कैलकुलेशन दे भी दे, मैं सही से कर लूँगा। मतलब सिलेक्शन जो है ना, कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन तो सेकेंडरी चीज़ है। आपने कंसेप्ट अप्लाई किया, इक्वेशंस बना लिए, राइट, और उसके बाद आप है ना कैलकुलेशन में, तो वो तो जबकि बच्चे उसी से डरते हैं, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, राइट? सर कैसे, मैं क्लास में जाकर जाके बोलता भी हूँ कि बेटा इसको अगर कर लोगे ना तो कॉलेज में इतनी सैलरी मिलेगी तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना? इसको हैबिट डालो, बोलते हैं मजाक में क्लास के अंदर, राइट? करो इसको, ये हैबिट है। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी मुँह से नहीं बोलना चाहता, सिंगल मेंटरिंग, राइट? मतलब जहाँ से बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि 12th में आगे बोलता है हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ये सब चीज़ें उस जगह पे नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि
आपको बच्चे से किसी टीचर ने देखा, राइट, है ना, तुम्हारी एक्टिविटी को देखा है, तुम कहाँ पे तुम सर से कैसे बिहेव करो वो भी पता है उनको, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आप करिए। और जिसको जिसको और भी बच्चे हैं जिसका इंटरव्यू हम लोग फर्दर करेंगे, अभी तो ये है ना, उनकी अभी काउंसलिंग होगी, जहाँ जहाँ इनका डेस्टिनेशन होगा वो पढ़ाई करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ होगी, बट कहाँ सेटल होंगे इनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लाइफ कहाँ लेके जाएगा इनको, है ना। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे वहाँ? और एक बात थी, सर ने भी पहले बोला था कि अगर स्टूडेंट्स को कभी लगता है कि 11th में या 12th में कि अगर मेरे से नहीं आता, मतलब अगर मैं वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया, तो तुमको वो चीज़ सोचना ही नहीं है। वो सोचना है कि देखो, मैं पहले जब मैं स्टार्ट किया था जर्नी 11th में, यहाँ था, मैं यहाँ से यहाँ उठा, मैं उठ रहा हूँ, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं ऐसे करते जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो मेरा इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा 2 साल के जर्नी में। कोई पीछे नहीं हटना है। तुमको डर लगता है तो उस बात करो। के हाँ उसको उसके आगे जाओ, वही करो। हाँ, बात करो ना, अपने टीचर से बात करो उसको लेके, हाँ, सर मुझे भी ऐसा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि एक बात मैं बता रहा हूँ, तुम्हें भी हो रहा था, तुम लोगों को भी। IIT के ऐसा एग्जाम है कि अगर तुम मन से प्रिपेयर करो ना, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जो भी रैंक है, बट सिलेक्शन तुम्हारा यहाँ इफ एंड बट नहीं है, राइट। सीट बहुत है इसके अंदर, और इसको अगर स्मार्टली हैंडल किया जाए तो बच्चे निकाल लेते हैं। बट पैनिक होना, राइट, अगर इवन घर के अंदर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चूज करो जिसको तुमको देखते ही डर लगे, हाँ ये करना पड़ेगा उसको लेके, है ना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम ही यही है कि नहीं। पॉपुलर मतलब जो सम्स ट्रेंडिंग है, जिसमें अभी भी नहीं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बट मैं अभी भी बता रहा हूँ इनको, इन एग्जाम दे के आया ना, 80% क्वेश्चन एकदम बेसिक कंसेप्ट होते हैं, हर साल रहते हैं, बहुत हाई फाई करने की जरूरत है, 80% तो टॉपर मिल जाते हैं। हाँ, तो वो ब्रेन लगाना है कि मुझे किस जगह पर स्ट्राइक करना है, कहाँ पर। अगर आप मुझे बताइए कि क्लास 11th में बच्चे को जो फाउंडेशन कर रहा है ना, उसको कौन सा बुक पूरा खत्म कर लेना चाहिए? अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं तो सेंगेज तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं भी कर रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है वो कीजिए, इरोडोफ बहुत अच्छी बुक है, बहुत सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बोला जा रहा है, ये क्वेश्चंस सिलेक्टेड दे देंगे सर कि ये इंपॉर्टेंस है, तो ये कर लीजिए आप, बहुत अच्छी बुक है। फिर यही फिजिक्स के लिए आप इतना कर लेंगे अच्छे से तब तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो मैंने डीपीपी भी चेंज कर दिया इनका, बहुत सारा प्रैक्टिस बुक ला दिया, और भी है ना, मतलब बहुत कुछ चेंज कर दिया। लेकिन जो इसने बात बोला ना कि हम तुमको बता देंगे कि लोग के कौन से सम्स अच्छे हैं करने में, कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। इवन एससी वर्ग के कुछ रिलेटेड सम्स बहुत अच्छे हैं, राइट। EMI के सम्स, उसके 12th के टॉपिक एकदम, हम तो बोलते नहीं हैं कि एससी वर्ग वाली राइट साइड पेज है ना, डू पेज है ना, उसमें सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, उसको कर लो, राइट। और उसको कर लो क्या मतलब, सर करवा देंगे तुम्हारे ये नहीं, सर से कंसेप्ट RC सर्किट से फॉर एग्जाम्पल, LRC सर्किट, राइट। तो तुम उसको क्या करो, टीचर को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, 1-2 सम दिखाना और तुम्हें छोड़ देना है। जो स्विचिंग के केसेस है, क्या स्विचिंग के केसेस कोई नॉलेज समझ सकता है? वो तो ढेर सारे इनफाइनाइट केसेस हो क्या जाए, हो सकता है, और वो टीचर एनालाइज करके देता है तुम्हारी किसी। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रियम ने कहा कि टीचर बन के पढ़िए, मतलब टीचर बन के पढ़ाइए घर जाके मन में, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्लास में RC सर्किट का, या फिर 11th में जो है उनके लिए बोल सकते हो कि रोटेशन का ये सवाल था मैंने किया, तो रोटेशन के इनफाइनाइट सवाल हो सकते हैं। तो आपको ये, जब आप मन से टीचर बन के पढ़ा रहे हो तो आप सोचो कि और क्या सवाल मैं बना सकता था अगर मुझे एडवांस का सवाल देना होता, वो सोचिए, खुद से सवाल मन से बनाइए, तब जाके आपका मतलब माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, आपको मज़ा आएगा चीज़ें करने में। जैसे कि मैं हमेशा उस दिन 12th के बच्चों को बोला था, 11th के बच्चों को बोलता कि जो नया हो, जिसने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को पढ़े हो, राइट, वो घर जाओ सेम चीज़ को लिखो बिना देखे हुए, फिर देखो कि तुमसे कहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस आएगा ना। पहले लगता है कि प्रोजेक्टाइल हम कर लेंगे, फॉर्मूला है, बट बाद में पता चला कि सिर्फ प्रोसेस ही है वो, राइट है कि नहीं। इस बार बहुतों ने मुझसे कहा कि सर एक प्रोजेक्टाइल में विस्कोसिटी लगा के सब कुछ जाता, राइट, बट वो तो रेजिस्टेंस का भी बात, सेम चीज़ है ना, मोशन एंड टू डायमेंशन 2D है वो, और उसमें वो उसको विस्कोसिटी बोलो या फिर क्या बोलो, ये रेजिस्टेंस, ये सेम चीज़ है, राइट। वेरिएशन से मैं, क्योंकि वो फंक्शन से वेरी कर रहा था, तो ये इसको इस टाइप के सवाल को लेना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मेनली क्या है, कंसेप्ट, और उसमें कितने केसेस टीचर ने डिस्कस करते हैं। हाँ, क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे प्रियम?
कितने केसेस चाहिए एक थ्योरी का, कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए? मतलब एक्सप्लेनेशन थ्रू न्यूमेरिकल्स और एक्सप्लेनेशन थ्रू द कंसेप्ट्स? कंसेप्ट, क्योंकि एक टाइम पे फॉर्मूला ज़्यादा याद भी नहीं रहता, तो जितने ज़्यादा डिराइवेशन और लाइक केसेस और आइडियाज़, लेकिन एक चीज़ में डिफरेंट चीज़ ऐड कर दूँ, उसके बाद लेयरिंग फिर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर डिराइवेशन ही काम में आती है, क्योंकि एक चीज़ भी अगर क्वेश्चन में बदल दिया है फिर वो फॉर्मूला कुछ काम का नहीं आता है। वही है, डिराइवेशंस बोर्ड्स में भी काफ़ी मदद देती हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक आज का ही कुछ दिन पहले एक सवाल बताता हूँ तो मेरे को इतना अच्छा सवाल अच्छा लगा था। वो पोटेंशियल दिया है स्फेरिकल का, राइट? उसमें बेसिक फॉर्मूला याद है बच्चों को, लेकिन उसमें रोज चेंज किया जाएगा, एक जगह कॉन्स्टेंट रख के सिल्ड करके अर्थिंग कर दिया। अभी कैसे कैसे करेगा वो फॉर्मूला से? मतलब थिंकिंग सोचना पड़ेगा कितना कुछ रूट कॉज में जाना, रूट में जाना पड़ेगा कि पहले क्लास में क्या पढ़ाया था, कहाँ से वो जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कैसे आया था, वो चीज़ याद करनी पड़ेगी। अच्छा इससे ऐसे डिराइव हुआ था, तो मैं अगर मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है, शायद मैं उस लाइन में जाऊँ तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं तेरे को 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, इस इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी बोलता हूँ मैं। हम लोग मैक्सिमम क्या देखते हैं? वेरिएशन ऑफ म्यू एंड पाथ ऑफ द रे ऑफ ऑप्टिक्स देखते हैं ना। सेम केसेस लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि एक डेंसिटी ऑफ मीडियम इज वेरिंग, राइट, एंड क्यू चार्जेस वी आर ट्राइंग, देन हमको उसके पाथ के बारे में बताना है और स्लोप के बारे में बताना, राइट? तो वहाँ पे एक पार्ट था कि जिसमें गॉस लॉ लगता है एक छोटे से स्ट्रिप के अंदर, राइट? अब बताओ तो गॉस लॉ बच्चा छोड़ के और पूरा का पूरा फॉर्मूला रहता है, तो वहाँ कैसे अप्लाई करके फील्ड निकालेंगे? तो मोर ओवर चीज़ें किसकी, कंसेप्ट की। ये कोई रिजल्ट के लिए नहीं था, डिस्कशन था हमारा कि ऐसे ऐसे चीज़ें करना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा है, वो ठीक करके क्लास में रेगुलर आना है। ये तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है जो मैंने पहले ही कहा था, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। क्लास में रेगुलर इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। वही, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ जो जीवन है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो JEEVAN होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जीवन में JEE है, JEE में जीवन नहीं। तो आप जो कर रहे हैं वो खुद से मतलब कॉन्फिडेंस में रखिए कि आपको कर लेंगे। ये तो पहली बार मैं भी सीखा हूँ कि जीवन में यही है। ये मैं उस दिन तो खाली बैठा हूँ कुछ दिनों से, तो सब कुछ आ रहा है मन में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, योर लाइफ इज नॉट सर्कलिंग अराउंड JEE। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स कि आपका इसमें हो जाए, सो यू कैन शाइन ब्राइट इन योर लाइफ। अदरवाइज बहुत सारे लाइफ में बहुत पाथ साफ करने के लिए बी कॉन्फिडेंट कि आप कर लेंगे ये सब। ऑल द बेस्ट। और कुछ बोल रहे थे आप? हाँ भाई, मतलब ऑनलाइन भी आती है बहुत लोग क्लासेस में, पर फाइनली उससे जाके उतना मदद नहीं होता जैसा अगर आप ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। जैसा उसने बोला, एक बात है, आप अपना बेस्ट दीजिए, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं हो तो कुछ नहीं हो, और भी बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो वही, ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, फिर हम और मीट करेंगे इनसे बात करके अच्छा लगा। मैं सोचा नहीं था इतनी सारी बातें हो जाएंगी। मन करा एक बार और इंटरव्यू करेंगे इनका डिफरेंट टॉपिक पे, ऐसे ही हम डिस्कशन करेंगे विदाउट टी-शर्ट। हम लोग एक अनकट टाइप से बातें करेंगे, क्या क्या किए थे, कब कैसे किए थे, राइट? उसको अपलोड करेंगे, इस साल करेंगे इस चीज़ को, राइट? चलिए, थैंक यू।